ओम शांति। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आप सभी का इस ई कॉन्फ्रेंस में मैं बद्री विशाल हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस ई कॉन्फ्रेंस में हम लोग इस समय के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सशक्त भारत का आधार आत्मनिर्भर किसान कैसे है। ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर एक समय था कि 85% लोग खेती करते थे। आज भी लगभग 70% लोग खेती करते हैं। तो इन 70% लोगों की एक्टिविटी का प्रभाव, इनके जीवन स्तर का प्रभाव भारत की स्थिति पर पड़ना स्वाभाविक है। अब भारत सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, तो वो आत्मनिर्भर या सशक्त भारत किस प्रकार का हो। आमतौर पर अगर लोगों को बात करिए तो उनका ध्यान केवल आर्थिक सशक्तिकरण पर जाता है और दूसरा यदि ध्यान जाएगा तो सैन्य सशक्तिकरण पर जाएगा कि कोई देश भारत पर आक्रमण न करने पाए। तो आर्थिक सशक्तिकरण या सैन्य सशक्तिकरण ये पूर्ण सशक्तिकरण नहीं है। हमारा जो सशक्त भारत था, उस सशक्त भारत को हम राम राज्य के रूप में जानते हैं। उस समय इस देश के हर नागरिक का सशक्तिकरण था और वो हर नागरिक आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तीनों रूप से सशक्त था। और रामचरितमानस में इस चीज़ का वर्णन है कि आर्थिक रूप से कैसे सशक्त थे लोग। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था। सामाजिक रूप से सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सबका आपस में प्यार था। और फिर मानसिक रूप से जब बात आती है तो कहते हैं कि नहीं अबुद्ध को लक्षणहीना, कोई बुद्धिहीन, कोई लक्षणों से हीन नहीं था। सबकी सोच श्रेष्ठ थी, उत्तम थी, सभी बुद्धिमान थे, समझदार थे। ये त्रेता युग का वर्णन है। वहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों अपनी सतो प्रधान अवस्था में थे, जिसके लिए गायन है कि फूलहीं फलहीं सदा तरु कानन, रहीं एक संग गज पंचानन। वो रामराज्य। अब रामराज्य की जब बात होती है तो बुद्धि त्रेता युग तक जाती है, लेकिन उससे पहले जो त्रेता युग से पहले जो समय था, जिसे हम सतयुग कहते हैं, वो इससे कितना श्रेष्ठ होगा। तो इस रामराज्य की परिकल्पना वास्तव में एक परिकल्पना नहीं है। ये साकार इस भारत में, इस धरती पर वो समय था। और वही नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में जितने भी चीनी यात्री आए हैं, बहुत ही सुंदर भारत का वर्णन किया है कि वो उस समय लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, चोरी चकारी नहीं होती थी, प्रजा बहुत सुखी है। राजा वेश बदल करके प्रजा के बीच में जाता है, उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है। बहुत ही सुंदर वर्णन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का है। और यही नहीं, भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत 17वीं शताब्दी तक था, जब मौर्य वंश था। मौर्य वंश तक भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। विश्व व्यापार का केंद्र भारत था। भारत अपने यहाँ से सारी चीज़ें निर्यात करता था और विश्व की संपत्ति का 56%, 56% भारत के पास था। उस समय क्या था कि हम केवल निर्यात करते थे, आयात नगण्य था। हर चीज़ हम निर्यात करते थे। यहाँ से सारी चीज़ें बन करके विदेशों में जाया करती थी और वहाँ से बदले में हमको सोना प्राप्त होता था। और सोना इतना प्राप्त होता था कि
कि लोग घरों के बजाय मंदिरों में भर देते थे। मंदिर सारे सोने से भरे पड़े हैं। आज भी कलयुग के अंत में बहुत सारे ऐसे मंदिर मिलेंगे जहाँ पर सोने चांदी भरे पड़े हैं। पद्मनाभ मंदिर जो बहुत सारे दिन चर्चा में रहा, आज भी जो वहाँ की गवर्नमेंट की वार्षिक इनकम है 1.03 लाख करोड़ है, और इतनी संपत्ति उस पद्मनाभ मंदिर के किसी कोने में पड़ी होगी। तो इतना संपन्न हमारा भारत था, इतना समृद्ध भारत था, और सभी सुखी संपन्न थे। लेकिन इस संपन्नता का कारण अगर हम जानें तो कारण किसान था, ये खेती थी। इंग्लैंड जिसका पूरे विश्व में राज्य था, कहते थे जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता, उस समय उस वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय $1137 थी, और हमारे भारत के लोगों की उस समय आय $1365 थी। तो आप सोचिए आर्थिक रूप से कितना संपन्न था, और समाज में इतना प्रेम था लोगों का कि आपस में भाईचारे के साथ रहते थे, एक दूसरे के दुख दर्द में सहयोगी होते थे। घर घर में कुटीर उद्योग था। कृषि को उत्तम कहा जाता है। उत्तम खेती, मध्यम बान और निषिद्ध चाकरी भीख निदान। तो उत्तम खेती क्यों है? उसका मूल कारण है कि खेती में पूंजी निर्माण बहुत तेजी से होता है। अगर आज आप एक दाना डालेंगे तो कुछ समय बाद उसमें 10, 20, 50, 100 दाने होंगे, यानी एक का 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना होने वाला है। कोई भी संसार में ऐसा व्यापार नहीं है, ऐसा धंधा नहीं है, कोई उद्योग नहीं है जिसमें आज आप 1 करोड़ लगाएं और अगले कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद 2 करोड़ पा जाएं। तो ये कृषि है। कृषि में लागत कम, आमदनी ज़्यादा, और इसमें समय भी कम लगता है। किसान 45 से 50 दिन खेतों में काम करता है। खेत तैयार करेगा, बीज बोएगा, सिंचाई करेगा, फिर उसकी कटाई करेगा, मड़ाई करेगा, और कुल मिलाकर के 40 से 45 दिन, 365 दिन में 40-45 दिन खेती में काम करता है, और एक लगा करके 10, 20, 50 और 100 गुना प्राप्त करता है। इसलिए खेती उत्तम है। खेती इसलिए उत्तम है कि इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो ऋषि के समान होते हैं, धर्मपरायण होते हैं। यहाँ पर रिश्वत, चोरी, बेईमानी नहीं चल सकती। नौकरी में बेईमानी चल सकती है, चोरी चल सकती है, भ्रष्टाचार चल सकता है, व्यापार में चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार चल सकता है, लेकिन कृषि में नहीं चल सकता है। तो ऐसा समाज जहाँ पर लोग खेती करके अपना जीवन, यानी जो स्वयं की आत्म उन्नति है वो भी करते हैं और साथ साथ इनकम भी ज़्यादा पाते हैं, तो ये खेती इसलिए उत्तम कही जाती है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब यहाँ पर विदेशी शासक आए, और आए कैसे, वो व्यापार करने के ही उद्देश्य से आए। यहाँ से हम हर चीज़ निर्यात करते थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पर मसाले बहुत सस्ते हैं, यहाँ पर कपड़े बहुत सस्ते हैं, यहाँ पर शक्कर है, और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा हीरे जवाहरातों का निर्यात भारत करता था। सबसे ज़्यादा हीरा भारत में पाया जाता है, और हीरा भारत से विदेशों में जाया करता है। तो हीरे जवाहरातों का निर्यात, तो उन्होंने देखा कि इतना संपन्न भारत है, और यहाँ चल कर के हम अपना व्यापार शुरू करते हैं। और व्यापार शुरू करने के लिए आए और पूरे देश पर उन्होंने राज्य किया। तो आप जानते हैं कि जब किसी को कमज़ोर करना होता है तो उसका जो स्रोत है उसको बंद करने की कोशिश की जाती है। दुश्मन को परास्त करना है तो उसकी सप्लाई लाइन को काटा जाता है। तो यही काम इसमें हुआ। जो कृषि था, कृषि पर सीधे प्रहार हुआ, और किसानों से इतने लगान वसूले जाने लगे, उनसे उनकी इच्छा अनुरूप खेती नहीं करने दी जाती थी। वो जो कहेंगे वो खेती आपको करना है, और अपने हिसाब से खेती करा करके अपना मूल्य देते थे। तो किसान कमज़ोर पड़ने लगा। कुटीर उद्योगों पर अटैक हुआ। किसान जब 45 से 50 दिन खेती में काम करेगा, 365 दिन में क्या करेगा? सभी छोटे छोटे उद्योग,
कुटीर उद्योग घरों में चलते थे। घरों में सूत बनाए जाते थे, कपड़े बनाए जाते थे, घरों में डलिया बनाई जाती थी, घरों में खिलौने बनाए जाते थे, झाड़ू बनाए जाते थे, चटाइयाँ बनाई जाती थी। और वो सारी बनाने के बाद वो देश नहीं विदेशों में जाया करती थी। तो उन लोगों ने कुटीर उद्योगों पर आक्रमण किया। ढाका का मलमल जिसके लिए फेमस है कि वो माचिस की डिब्बी में उसकी साड़ी पैक होकर के जाया करती थी और पूरी साड़ी अंगूठी के बीच से निकल सकती है। कुटीर उद्योग में हाथ से बनाई हुई साड़ी, उस कुटीर उद्योग पर प्रहार किया, कृषि पर प्रहार किया। कृषि कमज़ोर होती गई और भारत जब आज़ाद हुआ तो भुखमरी के कगार पर था। जब ये हालत हो गई तो इस हालत में जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज कहा करते थे, विदेशी कहा करते थे कि भारत भूख से मर जाएगा। हमारे विचारकों ने, हमारे नीति निर्धारकों ने, हमारे किसानों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने उस समय हरित क्रांति का नारा दिया और रासायनिक खेती की शुरुआत हुई और अन्न के भंडार भर गए। और इतने भंडार भर गए कि आज ये स्थिति है कि 2-3 साल तक अगर कोई प्रोडक्शन ना हो तो कोई भूखों मरने वाला नहीं है। अन्न रखने के लिए हमारे पास भंडारण क्षमता नहीं है, इतना अन्न पैदा हो रहा है। लेकिन इस बीच क्या हुआ? इस बीच जो सबसे बड़ी कमी आई, किसान शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होता गया। ये धरती की उर्वरा शक्ति घटती गई, किसान की लागत बढ़ती गई, किसान परेशान होने लगा और स्थिति ये आई कि किसान पुनः उस स्थिति में पहुंच गया कि इतना सब कुछ होते हुए, पैदावार होते हुए उसको उसका वास्तविक मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है और उस आर्थिक तंगी के कारण किसान आत्महत्या को मजबूर है। तो वो सशक्त भारत जहाँ पर हर नागरिक आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सशक्त था, आज हर नागरिक, विशेष रूप से किसान, इस देश की 70% आबादी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुकी है। आर्थिक रूप से ऐसी कमजोरी है कि किसान का प्रति परिवार आय अगर देखा जाए, औसत आय 6 से 7 हज़ार रुपया प्रति माह है। 6 से 7 हज़ार रुपये में कोई कैसे परिवार का गुजारा कर सकता है? मानसिक रूप से इतना कमज़ोर है कि वो आत्महत्या को तैयार है। हर वर्ष 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और सामाजिक रूप से ये स्थिति आ गई है कि किसान अब समाज में गर्व से चल नहीं सकता। एक समय था जब लोग अपनी बेटी को ब्याहने जाते थे तो पूछते थे कि इसके पास, इसके हिस्से में, इस लड़के के हिस्से में कितनी ज़मीन आती है। और आज 10 बीघे के काश्तकार से अपनी बेटी को ब्याहने को तैयार नहीं है। चपरासी की नौकरी करने वाले 10,000 रुपये पाने वाले से अपनी बेटी की शादी कर देंगे। तो समाज में ये स्थिति आ गई कि युवा बिल्कुल खेती से विमुख हो रहा है। तो हमें वापस उस पर विचार करना पड़ा। हमारी सरकारें सोचने लगी कि कैसे किसान को सशक्त किया जाए, और उन्होंने इस पर काम भी किया है और प्रयास भी लगातार चल रहे हैं। किसान सशक्त हो, इसके लिए ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाई गई, जिसमें हर किसान को उसके खाते में 2-2 हज़ार करके 3 बार साल में दिया जाता है, ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, उसकी आमदनी दूनी हो। ऐसा लक्ष्य उन्होंने बनाया है कि 2022 तक किसान की आमदनी दूनी हो जाए। और उसी कड़ी में ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार ने लॉन्च की। हमारे देश में 90% से अधिक लघु और सीमांत कृषक हैं। किसानों की जोत 78% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी 1 हेक्टेयर से भी कम जोत है। वो लाभकारी कैसे बन सकती है? इसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO, किसानों के संगठन बनाने के लिए सरकार ने प्रेरित किया है। किसान के संगठन बने और वो अपना प्रोडक्ट स्वयं तैयार करें और अपनी एक ब्रांडिंग करें, छोटे छोटे उद्योग लगाएं
और अपना माल स्वयं वो बिक्री करें। ये लगातार सरकार प्रयास कर रही है और योजनाएं ऐसी बन रही हैं कि संगठित किसानों को मदद किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात जो मिसिंग हो रही है वो ये है कि किसान को मानसिक रूप से कैसे मजबूत बनाया जाए, क्योंकि जब तक वो मानसिक रूप से सशक्त नहीं होगा तब तक वो आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी कमजोरी है मानसिक। हम कहते हैं कि किसान आत्मनिर्भर हो। आत्म यानी आत्मा पहले आती है। आत्मा, और उसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वो मन है। संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं, जो भी हमारे चारों ओर दिखाई देता है, उसका निर्माण पहले मन में हुआ है। मन में उसका निर्माण हुआ है, बाद में उसने स्थूल रूप लिया है। आज हमारा जो जीवन है, आज हमारा जो समाज है, आज जो कुछ हम चारों ओर देख रहे हैं, वो हमारे मन की उपज है। तो आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है मन। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कार्य होना है, और वो कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कर रहा है। कैसे कर रहा है? शाश्वत यौगिक खेती के द्वारा। शाश्वत यौगिक खेती क्या है? शाश्वत यौगिक खेती भौतिक और पराभौतिक दोनों ऊर्जा का समन्वय करते हुए परंपरागत विधि से की जाने वाली खेती है। भौतिक यानी ये प्राकृतिक ऊर्जा, और पराभौतिक यानी वो परमात्मा ऊर्जा, दोनों का समन्वय करते हुए परंपरागत विधि से जो खेती की जाए वो यौगिक खेती है। हम किसान की आय बढ़ाना चाहते हैं, उसकी आय को दूना करना चाहते हैं। तो आय कैसे बढ़ेगी? आय बढ़ाने के लिए सबसे पहले उसकी लागत को कम करना है, और दूसरा उसकी आमदनी को बढ़ाना है। अब लागत कैसे कम हो? अगर ये रासायनिक खेती करते रहेंगे, ऐसे ही हमको पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, पानी पर खर्च करना पड़ा, लगातार किसान अपना पैसा खर्च करके ये चीज़ें खरीदता रहा, तो निश्चित रूप से वो कमज़ोर होता रहेगा। उसे सशक्त बनाने के लिए ज़रूरत है कि वो अपना खाद, अपनी बीज और अपने संसाधन के द्वारा खेती करे। ये पहले हमारे भारत में था। सारा प्राकृतिक खेती होती थी और कहीं भी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता था। पिछले 50 सालों में वो अपरिहार्यता थी, लेकिन आज अपरिहार्यता नहीं है। वो अपरिहार्यता थी कि हम भूखों मर रहे थे, उस समय हम रासायनिक खेती करें, रसायन का प्रयोग करें, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का प्रयोग करें। लेकिन आज हमने उसके दुष्परिणाम को देख लिया। आज हमारी खेती बंजर होती जा रही है, लागत लगातार बढ़ती जा रही है। हम उस पर कई गुना, जो आज से 50 साल पहले हमने प्रयोग शुरू किया था, जितनी खाद हम डालते थे, आज उसका कई गुना खाद डालने पर भी, कई गुना दवाइयाँ छिड़कने पर भी वो लाभ, वो प्रोडक्शन हमको नहीं मिल पाता जो उस समय मिला करता था। तो मतलब क्या है कि लागत हमारी बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। तो लागत कम करने के लिए आवश्यक है कि हम उस परंपरागत विधि को, जो हजारों साल से टेस्टेड थी, उस विधि को हम अडॉप्ट करें। वो विधि हमारे ग्रंथों में मिलेगी, वृक्ष आयुर्वेद में मिलेगी। उस विधि को हम अपनाएं, और साथ साथ जो हम पराभौतिक ऊर्जा यानी परमात्मा की शक्ति का प्रयोग करते थे, परमात्मा की याद में हम सारा काम करते थे, खेती को वाइब्रेशन देने का काम करते थे, प्रकृति को वाइब्रेशन देने का काम करते थे, वो काम मिसिंग है। वो काम हमें करने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि हम उस स्वर्णिम भारत का निर्माण तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक अन्न और मन दोनों शुद्ध न हो जाए। आज अन्न अशुद्ध होने के कारण अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं। आज 12,000 लोगों पर एक डॉक्टर आपको मिलेगा। आपने अभी हाल में देखा, जो महामारी आई, महामारी के तांडव ने वास्तविक स्थिति हमारे सामने रख करके दिखाया कि किस तरीके से
लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, दुखी हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ रही हैं और उनके पीछे कारण है कि हम प्रकृति और आत्मा है उसका समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों का समन्वय नहीं हो पा रहा है। प्रकृति को हम दूषित करते जा रहे हैं, भोजन हमारा जहरीला होता जा रहा है, उसके खाने से नाना प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो अन्न हमारा अशुद्ध है, तो अन्न को हम शुद्ध करेंगे प्राकृतिक खेती से, यौगिक खेती से। और मन, आज न्यायालय में 4,40,00,000 से अधिक मामले लंबित हैं और इस एक स्टडी के अनुसार अगर आज क्राइम बंद हो जाए तो इनको मामलों को डिस्पोज ऑफ होने में 20 से 25 साल लगेगा। तो राम राज्य में क्या होता है? राम राज्य में सब नर कर रहे परस्पर प्रीति और यहाँ पर भाई भाई के खून का प्यासा है। तो मेडिटेशन के द्वारा, उस योग के द्वारा हम लोगों के मन को शुद्ध करते हैं। अन्न और मन दोनों का गहरा संबंध है, हम एक को शुद्ध नहीं करते हैं। ये एकीकृत प्रयास है जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कर रहा है यौगिक खेती के द्वारा। तो यौगिक खेती के द्वारा किसान की लागत कम होगी और जब उससे रसायन मुक्त, जहर मुक्त अनाज पैदा होगा, फल और सब्जियां पैदा होंगी, तो उसका मूल्य भी अधिक मिलेगा। और साथ साथ जब वो मेडिटेशन करता है तो उसकी मन स्थिति मजबूत होती है, उसके परिवार में प्रेम का, शांति का माहौल होता है और जब व्यक्ति अच्छा होता है तो जो भी कार्य करेगा अच्छा होगा। तो हम व्यक्ति को सुधारने का प्रयास इसमें करते हैं। व्यक्ति योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अपने उच्च मन स्थिति को प्राप्त करता है और उस उच्च मन स्थिति के द्वारा जब काम करता है खेती में, तो जो प्राचीन हमारी पद्धति थी कि वो खेती में बैल की पूजा, हल की पूजा, धरती माँ की पूजा, बीज की पूजा, रोपाई के समय लोकगीत गाना, भजन गाना, निराई के समय, पानी के समय परमात्मा को याद करना, फसल कटाई के समय, मड़ाई के बाद जब उस फसल तैयार होती थी तो उसकी भी पूजा करना और उसके बाद लोगों को दान दे करके, कन्याओं को, गरीबों को दान दे करके फिर उस अनाज को घर में शुभ भावनाओं के साथ लाना और उसका उपयोग करना, वो सुंदर सुखमय समाज का निर्माण करता है। तो हमें किसान को यौगिक खेती के द्वारा, किसान संगठन भी कमज़ोर हो रहे हैं, किसान संगठन बनाए जा रहे हैं, एफपीओ बनाए जा रहे हैं, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण आपस में झगड़े करने लगते हैं, आपस में स्वार्थ टकराता है तो वो टूट जाते हैं। हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा जो भी किसानों के संगठन बन रहे हैं वो अनेक संगठनों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि यहाँ एक दूसरे की मदद की भावना है, यहाँ प्रेम की भावना है, सहयोग की भावना है, स्वार्थ नहीं है। हमें सुखमय समाज का निर्माण करना है। तो ये किसान सशक्त होगा तो निश्चित रूप से हमारा भारत सशक्त होगा और स्वर्णिम भारत जिसकी हम परिकल्पना करते हैं वो भारत फिर से ज़रूर आएगा, निश्चित आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं आज के दिन ख़ास तौर से अपने किसानों को, अपने जो वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक जुड़े हैं, जो विभिन्न अधिकारी जुड़े हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि एक बार इस विधा का अध्ययन जरूर करें कि किसान को सशक्त बनाने के लिए, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसे अपने वास्तविक मूल स्वरूप में लाने के लिए हमें कौन सी विधि को अपनाना चाहिए। और शायद उनको लगेगा कि ये यौगिक खेती जो ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा सिखाई जा रही है उससे किसान आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, मानसिक रूप से भी सशक्त होगा और समाज में उसके चरित्र की, उसके आचरण की निश्चित रूप से उसको सम्मान मिलेगा और एक सुखमय भारत, एक राम राज्य और एक स्वर्णिम भारत का निर्माण होगा। निश्चित रूप से वो समय ज़रूर आएगा। तो मैं अपनी बात कुछ चंद लाइनें कह करके समाप्त करना चाहता हूँ। सब कुछ संभव है इस जग में
अपना कदम बढ़ा कर देखो। सब कुछ संभव है इस जग में, अपना कदम बढ़ा कर देखो। आज अंधेरा फिर हारेगा, नन्हा दीप जला कर देखो। वो सुखमय भारत फिर से आएगा जिसमें रोग शोक दुख अशांति नहीं होगी, जहाँ परस्पर प्रेम होगा, भाईचारा होगा, सभी स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे, निरोगी होंगे। ओम शांति।